सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर एक्सक्यूज मी, एक क्वेश्चन था सर, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं? पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। यस सर। कैसा होता है? तो पॉलीमॉर्फिज्म माने होता है कि पॉली माने मैनी, मॉर्फिज्म माने स्ट्रक्चर्स। ओके, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। पॉली माने मैनी, मॉर्फिज्म माने उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे हमें दिखता है, ये होता है। ओके, तो यहां पर क्या होता है कि किसी भी मटेरियल का, जैसे पॉलीक्रिस्टलाइन जो आपने कहा इसी से रिलेटेड है, किसी भी क्रिस्टल का एक से अधिक रूपों में पाया जाना। ओके, एग्जिस्टिंग ऑफ ए क्रिस्टल इन 2 or more than 2 स्ट्रक्चर्स आर 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। इसी को स्टाइल मारने की लैंग्वेज में पॉलीक्रिस्टलाइन टर्म भी यूज करते हैं इस समय, है ना। इसमें नए नए टर्म जोड़ना शुरू कर दिए हैं, तो वही टर्म आता है बेटा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल है, ये 2 रूपों में पाया जाता है, एक लाइमस्टोन और दूसरा होता है अरेगोनाइट। ओके, ये 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक लाइमस्टोन या लाइम के रूप में पाया जाता है, दूसरा अरेगोनाइट के रूप में। या 11th में याद हो तो इसी को हम 3 नाम से जानते हैं, लाइम, 10th में भी दिया है, लाइम, लाइमस्टोन या चाक भी कहते हैं, याद है ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है, पॉलीक्रिस्टलाइन इसी को बोलते हैं कि कोई क्रिस्टल क्या है, पॉली माने मैनी, कई स्ट्रक्चर में अगर पाया जाए तो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है वही, यानी एग्जिस्टिंग ऑफ ए क्रिस्टल इन 2 or more than 2 स्ट्रक्चर या 2 फॉर्म इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। ये समझा बेटा? हेलो, यस सर। यस सर। इसी तरह से आइसोमॉर्फिज्म जान लो, आया है तो इसी बिरादरी का ये भी है, जान लो। आइसोस मीन सेम होता है, मॉर्फ मीन स्ट्रक्चर होता है। इसमें स्ट्रक्चर सेम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 or more molecules which have identical formula as well as structure। आइडेंटिकल माने सिमिलर टाइप का उसका फार्मूला भी होगा और उसका स्ट्रक्चर भी अगर हो, उसे हम आइसोमॉर्फिज्म, और उन कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को आइसोमॉर्फ कहते हैं। क्लियर? यानी एग्जिस्टिंग
of two or more than two compounds or crystals in the similar structure having identical formula, yeah, a similar type of formula is known as isomorphism, and the particles या crystals are known as isomorph. जैसे सोडियम Na3ASO4 सोडियम आर्सेनेट, और इसी तरह से आर्सेनिक की जगह पे आप क्या रख सकते हो, फास्फोरस, सोडियम फास्फेट। दोनों में देखो सोडियम 3 है, O4 है, एक में आर्सेनिक हो गया और फास्फोरस हो गया, दोनों की वैलेंसी सेम होती है तो नो प्रॉब्लम। एक सोडियम फास्फेट है और एक सोडियम आर्सेनेट है, फार्मूला इसका दोनों का सिमिलर टाइप का लग रहा है और इसीलिए दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है सेम होता है। इसको आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं फिनोमिना को, और इन कंपाउंड को या क्रिस्टल्स को हम आइसोमॉर्फ कहते हैं। क्लियर? हेलो? यस। अब यहां देख लो बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म में आपने क्या देखा, एक कंपाउंड एक से अधिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जबकि इसी का थोड़ा अगर चेंज कर दो, कंपाउंड की जगह पे एलिमेंट अगर हो जाए, एक नया टर्म आता है, उसको क्या बोलते हो, एलाट्रॉपी। याद आया? एलाट्रॉपी में भी एक मटेरियल एक से अधिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाउंड एक से अधिक स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, जबकि एलाट्रॉपी में क्या होता है, एलिमेंट पाया जाता है। जैसे सबसे इजी एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कार्बन का 10th में, कार्बन जो है ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन, इन सभी स्ट्रक्चर में पाया जाता है ना। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन आपका नाइट्रोजन अल्फा और बीटा नाइट्रोजन होता है, मरकरी अल्फा और बीटा मरकरी होता है। फास्फोरस जो है रेड, ब्लैक, लिलैक, वायलेट, व्हाइट, 5 टाइप का फास्फोरस होता है ना, येलो कलर का भी होता है। तो मतलब आप ये जान लो कि लगभग कुछ एक मटेरियल को छोड़ करके लगभग हर मटेरियल जो है वो अपने कुछ ना कुछ एलाट्रॉपिक फॉर्म में पाया जाता है। सल्फर जैसे आपने पढ़ा होगा 10th में, 9th में एक्सपेरिमेंट भी दिया है, सल्फर राम्बिक और मोनोक्लिनिक होता है ना, 2 तरह का होता है सल्फर। तो ये सब चीजें हैं। सल्फर तो आपके सिलेबस में भी आगे दिया है, फास्फोरस भी दिया है, आगे आपको बताएंगे। तो अगर एलिमेंट एक से अधिक रूपों में पाया जाए तो एलाट्रॉपी कहलाता है, और उन स्ट्रक्चर को एलाट्रॉप बोलते हैं। कंपाउंड पाया जाए तो पॉलीमॉर्फिज्म, और चूंकि क्रिस्टल होते हैं इसीलिए जो है पॉलीक्रिस्टल्स टर्म जो है यूज आप कर सकते हो। ठीक, और कुछ अगर होता है तो कोई बात नहीं, अगर उसमें और कुछ होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक ना। बट जो है चूंकि ये क्रिस्टल होते हैं बेटा, एक से अधिक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, इसीलिए आजकल जो है इनको हम पॉलीक्रिस्टल भी कह सकते हैं। ठीक, और एक चीज जान लो, कल हमने एमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा था, तो हम इस टॉपिक के बाद बताने वाले थे, लेकिन हम इसको आया है तो यहीं अब बता के चलें, तब बढ़ते हैं कि किसी भी मटेरियल को बेटा, सेम मटेरियल को आप क्रिस्टलाइन या एमार्फस में कन्वर्ट कर सकते हो या चेंज कर सकते हो, वो डिपेंड करता है प्रोसेस पर। यानी प्रोसेस का मतलब कि हम किसी चीज को या किसी क्रिस्टल को जब प्रिपेयर करते हैं या बनाते हैं, उसमें जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं उसके कारण से मटेरियल जो है वो क्रिस्टलाइन या एमार्फस होता है या हो सकता है। ठीक, सभी हो ये जरूरी नहीं, बट आप कर सकते हो। जैसे कैसे कि किसी भी सॉलिड को मेल्ट करके अगर उसको रैपिडली कूल्ड कर दो, या किसी मटेरियल के वेपर को रैपिडली फ्रीज कर दो, तो वो एमार्फस मटेरियल बन जाता है। और अगर उसको जेंटली धीरे धीरे कूल करो या धीरे धीरे उसको फ्रीज करो, तो वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। जैसे सिलिका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सिलिका माने बालू, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, देसी भाषा में कहें तो बालू होती है। सिलिका जो है क्लास 11th में अगर पढ़े हो या याद हो, दोनों कंडीशन है, उसमें ही आपने पढ़ा होगा 2 फॉर्म इसका, एक क्वार्ट्ज नाम सुने होंगे, क्वार्ट्ज, और एक होता है ग्लेसी सिलिका, नाम सुने हो कि नहीं? एक क्वार्ट्ज तो जरूर सुनोगे, क्वार्ट्ज वगैरह का ये घड़ियों वगैरह में
क्वार्ट्ज एक प्रकार का पत्थर टाइप का होता है, Yes, स्टोन sir. टाइप का। Yes, sir. इसलिए जो फोनोग्राफिक रिकॉर्ड वगैरह होते हैं या घड़ी वगैरह जो होती है, वॉचेज वगैरह बेटा, उसमें इनका यूज किया थर्मल जाता है, इलास्टिसिटी बहुत कम होती है ना। ठीक ना, इन सब के कारण से होता है। ठीक 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 है ना बेटा, ये पढ़े हो तो अब इसमें जान लो, दोनों में ही SiO4 यूनिट होता है, सिलिकेट यूनिट होती हैं, है ना। और सिलिकॉन को बेटा, सॉरी सिलिका को क्या करते हैं, इसको मेल्ट करके अगर रैपिडली कूल्ड कर दोगे तो ग्लेसी सिलिका मिलेगा, जिसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होगा और ये एमार्फस होता है। लेकिन अगर धीरे धीरे कूल करोगे तो इसके मॉलिक्यूल प्रॉपरली अरेंज होंगे और क्वार्ट्ज ऑब्टेन्ड होता है, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। यानी सिलिका को हम ग्लेसी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर मेल्ट करके रैपिडली कूल कर दें, जल्दी से कूल कर दें, ठंडा कर दें, एमार्फस बन जाएगा। और अगर धीरे धीरे कूल करते हैं तो क्वार्ट्ज बन जाता है, जो क्रिस्टलाइन होता है। अब हम आपको इतना और आगे बताते हैं इसमें ऐसा क्यों होता है। रीजन इसका ये है बेटा कि जब मटेरियल को आपने कूल किया है तो पार्टिकल जो है उसमें, या कांस्टेंट पार्टिकल कह सकते हो, या आयन जो भी उसमें होंगे, वो क्या होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत तेजी से क्या होगी, बढ़ेगी। और जब कूल करोगे रैपिडली, तो जब तेजी से कूल करोगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत तेजी से क्या होगी, डिक्रीज करेगी। जिसके कारण से क्या होगा कि वह जहां, जब एकदम काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो जो जिस प्लेस पर वहीं पे क्या होगा, रुक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। यस सर। तो अपने वो प्रॉपर प्लेस पर नहीं पहुंच पाएगा, और अगर प्रॉपर प्लेस पर नहीं पहुंचा तो उसका अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, इरेगुलर, और वो एमार्फस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जैसे अगर किसी क्लास का याद करो, बचपन में हो सकता है ऐसा हुआ हो आपके साथ कि किसी क्लास में मान लो पीरियड ऑफ था और आप सब लोग खेल रहे हो, इधर उधर टहल रहे हो, क्लास में पूरा टहलो, और मान लो कि चाहे प्रिंसिपल सर जा रहे हो या कोई टीचर आ गए हो पढ़ाने के लिए, तो क्या होता है कि डर के मारे क्या होता है, जो जहां पाया वहीं बैठ गया। कुछ लोग अपनी सीट पर भी नहीं जा पाते हैं, अपनी सीट पर नहीं गए तो क्या हुआ, एमार्फस हो गए, रैंडम हो गए, है ना। वही चीज यहाँ पार्टिकल में, वही चीज बेटा पार्टिकल में होता है कि जब रैपिडली कूल्ड कर देते हो तो अपने प्रॉपर पोजीशन पर नहीं जा पाते हैं, और इस तरह से इरेगुलर अरेंजमेंट हो जाता है और वो एमार्फस सॉलिड में चेंज हो जाता है। क्लियर? और जब धीरे धीरे कूल करोगे अपने प्रॉपर प्लेस पे जाएगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगा और वो लाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, दीज थ्री आर ओनली फॉर जानकारी। ओके, एनी डाउट? No, sir. नो सर। No, और, sir. और कोई दिक्कत बेटा? नाउ वन बाय वन कलम ने देखा था। पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कहे हो तो याद होगा मॉलिक्यूल किसको बोलते हो, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। हमने कहा है नेचर ऑफ बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दो चीज पर या कांस्टेंट पार्टिकल पर, ठीक ना। तो ये तीनों ही चीजें हमको बताना नेसेसरी है इसमें, इसके बाद अदर चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूल किसको कहते हो, ऐसे मटेरियल जो किससे बने हो, मॉलिक्यूल से बने हो, मॉलिक्यूल से बने हो और इनमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है। Bond. Yes. कोवैलेंटली अगर बॉन्डेड है तो उसको मॉलिक्यूल कहते हो, है ना। जैसे NaCl को मॉलिक्यूल नहीं कह सकते हो, उसके मास के लिए याद होगा 11th में आपने फार्मूला यूनिट मास वर्ड पढ़ा है, ना कि मॉलिक्यूलर मास। ये बात बाद में हम भले कह लेते हैं मॉलिक्यूलर मास यूज कर लेते हैं, बट स्ट्रिक्टली अगर हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड या आयनिक कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूलर मास अगर टर्म यूज करते हैं तो वो कंप्लीटली रॉन्ग होता है। फिर भी चलेबल कंडीशन में मॉलिक्यूलर मास हम यूज करते ही हैं, बट वो स्ट्रिक्टली कहें तो रॉन्ग होता है। उसी तरह तो मॉलिक्यूलर सॉलिड किसको कहोगे बेटा, द सॉलिड्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल। ओके, इसमें सब Yes, जो sir. इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, Molecules होंगे. मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा बोलो, मॉलिक्यूल कौन होते हैं, जैसे H2 है, दिख रहा है,
H2, Yes, sir. Cl2, I2, H2O, NH3, कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड ले लो, CO2, SO2, ये सभी क्या हैं? मॉलिक्यूल होंगे कि नहीं होंगे? मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक होंगे। कोवैलेंट बॉन्ड से बने हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी ले लो मॉलिक्यूल है कि नहीं? दूसरा देखो बेटा, मॉलिक्यूल होंगे, इसमें जो बॉन्ड होगा, तीन चीजें आप निश्चित रूप से बताओगे। इसका कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा, इसमें बॉन्ड कैसा होगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा, और अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा होता है इनमें? बी को बोलो। अरे वीक स्ट्रांग नहीं अब्दुल बाबू, उसको कहोगे क्या? लंदन फोर्स और वांडर वाल्स फोर्स, याद आया? वांडर वाल। यस यस सर। वांडर वाल्स फोर्स, जेम्स वांडर वाल्स हैं, नाम सुने होंगे, फिजिक्स में आते हैं, केमिस्ट्री में भी। इन्होंने आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई किया था, याद है ना? रियल गैसों के लिए आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई करके दिया था, P+A/N², याद है ना? यस वो सर। था, फिलहाल जाने दो, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये तीन चीजें हो गई, हमने तीन की बात ही किया था। एक, नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होगा, और उसका कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी ऐसे सॉलिड जिनके कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होते हैं, दे आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सॉलिड। एग्जांपल, these are formed by covalent bond and these have very weak van der Waals force of attraction. Okay, now depending on the nature of force, यहां फोर्स को हम अब कैटेगराइज करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द फोर्स प्रेजेंट, अब बॉन्ड भी यूज कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन द फोर्स एंड बॉन्ड, बॉन्ड और फोर्स को रिलेट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बॉन्ड एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। वन इज non-polar covalent bond, non-polar molecular solid, then polar, and third one is hydrogen bonded. Okay, तीनों हो जाएंगे बेटा। अब जैसे नॉन पोलर, तो बॉन्ड में तो कोवैलेंट तीनों में रहेगा, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। वान डर वाल्स फोर्स भी रहेगा, इसमें भी डिस्प्यूट नहीं है, बट वान डर वाल्स फोर्स का कौन वाला रहेगा, ये इसमें चेंज होंगे। क्लियर? इसी तरह से कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होंगे, बॉन्ड कोवैलेंट होगा, ठीक ना, वान डर वाल्स फोर्स होगा, ये तीनों में होंगे। अंतर क्या आएगा कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो इन तीनों में से किसी एक टाइप का रहेगा। दूसरा, जो फोर्स है वान डर वाल्स, वो स्पेशलाइज्ड, या हम स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सी होगी। तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते हो? या नॉन पोलर मॉलिक्यूल, या नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय सिमिलर एटम्स, याद होगा ना, सिमिलर एटम या सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जो कोवैलेंट मॉलिक्यूल बनते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, और उनके बॉन्ड को नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हो। याद है? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को आपने एक्सप्लेन किया होगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सिमिलर मॉलिक्यूल, या एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेम टाइप ऑफ एटम। म्यूट कर लो बेटा, हेलो, जो घर से बात कर रहे हो म्यूट कर लो, म्यूट करके बात करो। हेलो, म्यूट कर लो बेटा, हेलो। तो क्या होगा? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? ए कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सिमिलर मॉलिक्यूल, या द एटम हैविंग अप्रॉक्स सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों चीजें कह सकते हो, इज नोन एज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। उसी तरह से नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन होंगे? The molecular solid which have non-polar covalent bond are known as non-polar molecular solid. कौन सा हो जाएगा बेटा? H2, हाइड्रोजन, Cl2, Br2, I2, ओके, ये सभी क्या हो जाएंगे? नॉन पोलर होंगे। और नॉन पोलर हैं, तो अब इसमें हमने कहा दो चीज आप बताओगे, स्पेशली बॉन्ड तो आपने बता दिया कि नॉन पोलर है, इसके नाम से ही आ गया, और
वांडर वाल्स फोर्स कौन सा होगा इसमें? डिस्पर्जन लंदन फोर्स। इसमें यस दोनों एक ही चीज है। डिस्पर्सन फोर्स आर लंदन फोर्स। लंदन फोर्स। ओके, और इसमें याद होगा डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स क्या होता है? दिस इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक होते हैं। ओके, ये क्या होता है बेटा? दिस इज द Yes. वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसके अलावा अगर इनका वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो निश्चित रूप से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? वेरी बहुत कम लो वेरी लो। ओके। यस सर। इसके अलावा किसी भी मॉलिक्यूल में अगर वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इट मींस दैट दैट विल एग्जिस्ट इन फ्लूइड में सर। gaseous state. As is this Only a few are exist in liquid state. Okay. So due to Yes, very sir. due to very weak force of action, these are generally exist in either gaseous state or in liquid state. Clear? एक चीज और, यस सर। ठीक, बाद में आपका दिमाग जाए उसके पहले मैं आपको समझा दूं। यहाँ आयोडीन भी है बेटा। माइक किसका ऑन है? थोड़ा आप कर लो, आवाज आ रही है। आयोडीन भी है और आयोडीन सॉलिड होता है, पढ़े होगे। इसका रीजन क्या है? तो रीजन में अगर याद हो तो 10th में आपने पढ़ा है। आयोडीन की साइज वेरी लार्ज होने के कारण से इसमें कुछ मेटेलिक कैरेक्टर भी होता है और इसमें मेटेलिक लक्चर भी होता है, जिससे इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो जाता है और ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। क्लास जो है इसको 10th में पढ़े होगे अगर याद हो। माइक किसका ऑन है बेटा? आप कर लो। हेलो, किसके घर से आवाज आ रही है? ऑफ कर लो। देख लो, जिसके घर से आवाज आ रही है बेटा माइक आप कर लो। आवाज ना आए तो कोई बात नहीं, बट आवाज आए तो आप कर लो। इसके अलावा बेटा इनके अदर कैरेक्टर क्या होंगे? चूंकि इनमें ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना तो आयंस हैं, इसका मतलब दीज विल बी बैड कंडक्टर। नॉट बैड कंडक्टर्स। ओके, Yes, sir. ये इनके कैरेक्टर होंगे। फिर से जान लो, इनमें नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा, वीक डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स होगा। वीक फोर्स के कारण इनमें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो होगा, गैसियस या लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे। इसके अलावा ये जो है क्या होंगे बेटा? कि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? नो सर। अब है बेटा पोलर। तो पोलर वाले में पोलर का एग्जांपल क्या होगा? बोलो। सर आयनिक हो जाएगा ना, जैसे NaCl भी हो सकता है ना। पोलर में बेटा अमोनिया। देखो, अमोनिया को उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड में आ जाएगा बेटा। पोलर में अरे इसमें पोल बन जाए यार। जैसे मान लो क्या हो गया? CHCl3 हो गया, पोल नहीं बन गया? HCl हो गया, यस सर। HBr हो गया, HI हो गया। ये सब नहीं हो जाएंगे? SO3 हो गया। NaCl नहीं Yes. होगा। NaCl आयनिक है बाबू, हाँ, NaCl yes, sir. आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ ये सभी क्या हो गए? पोलर। अरे जिसमें डिफरेंट हो, NH3 है लेकिन चूंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो जाता है इसलिए यहाँ पर उसको नहीं लेंगे, है ना। अदर एग्जांपल कोई भी ले लो, दो बने हो वो पोलर हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से होंगे? द मॉलिक्यूलर सॉलिड व्हिच हैव पोलर कोवैलेंट बॉन्ड आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एग्जांपल आपके हो गए। अच्छा, इसमें कौन सा फोर्स होगा? पोलर में याद होगा आपने फोर्स पढ़ा है, dipole dipole interaction. डाइपोल Dipole dipole force. ओके, यस सर। डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है। और डाइपोल डाइपोल फोर्स आपने क्या पढ़ा है? दिस इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स। Dispersion force. इसका है बेटा माइक आवाज कर रहा है, माइक आवाज करो थोड़ा, आप कर लो, है ना। ये वीक बेटा डिस्पर्सन फोर्स से अधिक, ये वीक तो होता है लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो डिस्पर्सन फोर्स से स्ट्रॉन्गर होता है। और ये इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है कि ये सॉलिड में एग्जिस्ट करे। दैट इज दीज आर आल्सो जनरली एग्जिस्ट इन आइदर गैसियस स्टेट और इन लिक्विड स्टेट। ओके,
दूसरा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटा इनका भी लेस होता है, ये भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? Yes, sir. नाउ नो सर। हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन क्या है बेटा, हवा आ रहा है क्या माइक में? वो खाली रहता है तो आवाज करता है, बस आप कर लो, जो अभी आप किया है उसी से आवाज आ रही थी बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्ड आपने पढ़ा होगा और उसमें याद होगा तो क्या होता है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। जब इसका जो है ऑक्सीजन और ये तीनों कोई एटम किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं तो हाइड्रोजन और इनके बीच में एक वीक बॉन्ड बनता है जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। उसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आप पढ़ चुके हो। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से होंगे? द सॉलिड या द मॉलिक्यूलर सॉलिड व्हिच हैव हाइड्रोजन बॉन्ड आर नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे बेटा सबसे मेन एग्जांपल NH3, H2O, HF, ये तीनों ही आपके क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं। अगर आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेना चाहो इसमें भी ले सकते हो, जैसे फिनालिक ग्रुप लगा दो इधर और इधर मान लो NH2 ग्रुप आप लगा दिए, है ना, H, तब भी O और H में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा। तो किसी को भी ले सकते हो, एसिडिक ग्रुप ले लो, एमिनो ग्रुप ले लो, उसमें O या N या F होना चाहिए, आसानी से वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। क्लियर? तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड हो गए। अच्छा, ये जो है कोवैलेंट में क्या होता है? कोवैलेंट में सबसे क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। एक चीज और जान लो बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों हुआ इसका भी रीजन जान लो। क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम इसका थोड़ा सा और डिटेल देखें, जैसे HF, 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 इसी में देखो तो ये वीक बॉन्ड बन गया और पहले से ये पोलर था। यस सर। तो देखो एक तो पोलर है और प्लस ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन गया, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड एडिशनल बॉन्ड हो गया। पोलर वाला फोर्स तो इसमें रहेगा ही रहेगा और एडिशनली इसमें एक और फोर्स आ गया जो हाइड्रोजन बॉन्ड का हो गया। तो निश्चित रूप से बॉन्ड स्ट्रेंथ को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिससे इनका जो फोर्स होता है वो बढ़ जाता है और इसीलिए कोवैलेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है और इसी कारण से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी अधिक होता है, ज्यादा होता है। दूसरा एक चीज और जान लो बेटा, मोस्टली ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, बट अमोनिया जो है अमोनिया किस स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में, सॉलिड गैस में होता है, गैस में होता है। ओके, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं बेटा। अच्छा, किसी के अगर दिमाग में आया हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की भी मैंने बात किया और गैस होता है तो सॉलिड हमने क्यों कहा? तो सॉलिड स्टेट के लिए हम बात करते हैं और किस रूप में एग्जिस्ट करता है उसके लिए तो हमने ऑलरेडी बताया कि वो गैसियस या लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। क्लियर? तो उसमें कंफ्यूज मत होना। तो अमोनिया जो है रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में होता है और इसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। अब सबसे कम का मतलब किसमें है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों में, हाइड्रोजन, फ्लोरीन। कि 11th में पढ़े होंगे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ता है। ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े? यस सर। यस सर। इसीलिए अमोनिया गैसियस स्टेट में होता है जबकि वाटर और HF जो है ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ओके, और जान लो आप, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से ही अगर 1 ml अमोनिया हो तो 1 ml वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से 100 ml अमोनिया को हम डिजॉल्व कर सकते हैं, यानी सॉल्युबिलिटी कितनी बढ़ गई? 100 टाइम्स अधिक होती है। 1 ml वाटर में 100 ml अमोनिया आप डिजॉल्व कर सकते हो एंड दिस इज ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
बॉन्ड। कोई दिक्कत बेटा? आ जाएगा सबको? नहीं सर। यस तो सर। यस सर। इस तरह से क्या होगा कि और ये भी क्या होंगे? बैड कंडक्टर होते हैं। क्लियर? ये भी क्या होंगे? यस सर। कुल मिलाकर के इंसुलेटेड। पूरे के पूरे ही मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होंगे? चूंकि कोवैलेंट बैड Bad कंडक्टर। वान डेर वाल्स फोर्स होता है और कांस्टेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होता है, कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं, यानी सभी के सभी क्या होंगे? बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, हम्म ये आयनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं ना सर, तो इनको तो कंडक्ट करना चाहिए ना इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ आयनिक से बने हैं बताओ? सर हाइड्रोजन पार्शियली आयनिक होता है ना सर, फ्लोरीन भी। पार्शियल, देखो पार्शियली तो HCl भी होता है, पोलर वाले भी तो पार्शियल हैं कि नहीं होता है? हाँ ये भी होता है सर। पार्शियल चार्ज तो पोलर वाले पर भी होता है बेटा, और पार्शियल तो उनपे ही क्यों, डिस्पर्सन वाले पे नहीं होता है? उस पर भी पार्शियल चार्ज आता है डिस्पर्सन फोर्स में, इसीलिए तो उसको इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहते हो। टर्म सुने हो कि नहीं? यस सर। ये जब सुने। बहुत क्लोज आते हैं 1/r⁶ के रेंज से या 500 पिकोमीटर से क्लोज आते हैं, तो तुरंत वहां पर डिस्पर्सन फोर्स क्रिएट होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो डाइपोल तो वहां भी बनता है। फिलहाल उसको छोड़ दो, यहीं पर तुम्हारी बात मान लें तो डाइपोल बनना। एक चीज और जान लो, अगर नहीं पढ़े हो तो NaCl का ये पॉजिटिव चार्ज और फ्लोराइड H+ का HF में और माइनस का जो पार्शियल चार्ज है और जो कंप्लीट चार्ज है, इनमें कई मिलियन टाइम्स का डिफरेंस होता है बेटा। दिखने में वो आपको दिखता है पॉजिटिव चार्ज, बट जो HF में हाइड्रोजन पर पार्शियल चार्ज है और Na+ पर जो चार्ज है, इन दोनों के चार्ज का डिफरेंस कई मिलियन टाइम्स होता है। ये जानते हो? नहीं सर, नहीं जानते। फिलहाल जान लो, अगर ऐसा नहीं पढ़े हो तो ये जान लो, यानी जो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है यहां पर कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या निगेटिव चार्ज है तो कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक ना? Yes, जबकि sir. जो पार्शियल है, पार्शियल वाला केवल और केवल क्या है? केवल पार्शियल Abundance से। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, केवल Yes, इलेक्ट्रॉन के थोड़ा सा डिस्प्लेस होने के कारण से होता है, लेकिन वो कंप्लीट चार्ज से कई मिलियन टाइम्स लेस होता है। ठीक ना? तो इसलिए Yes, sir. इसीलिए इसकी वैल्यू इतनी क्षमता नहीं होती है कि कंडक्ट कर सके। और जान लो, आयनिक कंपाउंड आगे हम बताएंगे कंडक्शन इसीलिए करते हैं कि उनमें फ्री आयंस होते हैं, और ये फ्री नहीं होते हैं जब तक फ्री नहीं होगा। और वैसे भी यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े होगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होता है तो ये टर्म आता है कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर किसको बोलते हो? कंडक्शन ड्यू टू आयंस। वहां भी आयन जब फ्री होंगे, जब फ्री आयन होंगे तभी वो मूव कर सकते हैं, और पार्शियल चार्ज वाले नहीं फ्री हैं, वो जाएंगे तो सबको लेके साथ में जाएंगे। HF में ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन के लिए F बैठा रहे, यहाँ दोनों साथ में जाएंगे। ये समझाए बेटा? सर तो अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो कंडक्टिविटी हो जाएगी इसकी? कुछ नहीं बढ़ा सकते हो, इसमें कितना बढ़ाओगे? ये अलग हो जाएगा। फ्लोराइड आयन अकेला हो तो मेटल के साथ होगा, फ्लोराइड तो कंडक्ट करेगा। हाइड्राइड जो है मेटल के साथ हो तो कंडक्ट करेगा, और आयनिक हो जाता है। जैसे सोडियम हाइड्राइड 11th में पढ़े होगे, याद है ना? मेटेलिक हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड आयनिक होता है। सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, आयन के रूप में होगा। इसी तरह से मेटल के फ्लोराइड हो जाएं, जैसे NaCl है, KCl है, NaF है, तो वहां पर वो आयनिक कंपाउंड होगा, वहां कंडक्ट करेगा, नो प्रॉब्लम। और जो तुम कह रहे हो जब उसको आयोनाइज ही करा देना है तो हमको कुल मिला के उसको फ्री आयन बनाना है। तुम चाहे जैसे बनाओ, अगर आयन बना दिए तब तो कंडक्ट करेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल में कभी कंडक्ट नहीं करेगा। ओके, ठीक है सर। यस सर। और HCl में कंडक्शन समझते हो तो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंडक्शन कराता है, ना कि HCl गैस। ठीक? यस सर। एक्वस सॉल्यूशन ना सर? एक्वस में वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, और एसिड बनने के कारण से उसका H+ और Cl- में आयोनाइजेशन होता है, इसके कारण से वो कंडक्शन करता है। और ये Cl गैस कभी नहीं करा सकती है। नेक्स्ट है बेटा, ये पहले इसको ले लेते हैं, अगर इसका बाद में भी नाम हो, क्योंकि टाइम हमें लगता है 5-7 मिनट है, तो ये आ जाएगा आसानी से। आयनिक सॉलिड,
आयनिक सॉलिड किसको कहोगे बेटा? द क्रिस्टल्स या द सॉलिड व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, कैटायन एंड एनायन। तो इनके कांस्टेंट पार्टिकल क्या होंगे बेटा? आयंस होंगे। अब इसमें कोई भी आयनिक कंपाउंड ले सकते हो एग्जांपल में, जैसे NaCl है, NaBr है, KCl है, K2SO4 है, जिंक सल्फाइड है, किसी को भी ले लो, आयनिक कंपाउंड होना चाहिए। क्लियर? जैसे अगर याद होगा NaCl जब आप लिखते हो तो कैसे लिखते हो? कल भी मैंने हमें लगता है बताया था, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस हो गया। इसी तरह से Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, इस तरह से क्या होगा कि लगातार ये बने रहेंगे, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। तो ये आयन क्या होंगे कांस्टेंट पार्टिकल इनके? कैटायन और एनायन है। चूंकि इसके कांस्टेंट पार्टिकल आयंस होते हैं तो ये आयनिक सॉलिड होगा। अब देखो बेटा, आयनिक सॉलिड हो गए। अब चूंकि ये आयन से बना होता है, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कैसा होगा? बोलो। कांगेस्ट होगा। अरे नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पढ़ो ना। और यस सर। दूसरा, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? स्ट्रांगर होता है। यस सर। वेरी स्ट्रांग होगा। इसी कारण से ये सभी क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। यस सर। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या? कि सॉलिड स्टेट में दीज आर बैड कंडक्टर इन नेचर। ये कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाई आयनिक सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। तो क्या होगा? इन द सॉलिड स्टेट, पहले तो ये जान लो क्यों कंडक्टर होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। व्हेन आयनिक कंपाउंड dissolves in water or aqueous medium, these furnished ions and so these are good conductor of electricity. यानी इनका कंडक्शन ड्यू टू आयन है। अब सॉलिड स्टेट में अगर नहीं करता है तो सीधा सा रीजन होगा कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। सॉलिड स्टेट में क्या होता है बेटा कि जैसे Na प्लस है, Cl माइनस हुआ, जब ये दोनों मिल गए तो NaCl जब बन जाता है तो एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इसमें कोई चार्ज अलग अलग नहीं होता है। और जब तक अलग अलग चार्ज नहीं होंगे, आयन अलग से एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब तक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। तो व्हाई द आयनिक सॉलिड्स इन द सॉलिड स्टेट आर बैड कंडक्टर इन नेचर? इसका रीजन सिंपल सा है, क्या? बिकॉज एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। बिकॉज द आयनिक सॉलिड इन द सॉलिड स्टेट देयर इज ए एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। अब समझे? यानी सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कंडक्शन नहीं करता है। दूसरा, आयनिक सॉलिड आर ओनली गुड कंडक्टर व्हेन दे आर प्रेजेंट इन एक्वस मीडियम। Okay. Because in aqueous medium they furnished iron, and due to presence of iron these are good conductor in nature. Okay. तो इसमें बेटा कांस्टेंट पार्टिकल आयन होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्योंकि आयंस होते हैं। स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रांग फोर्स के कारण से ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये गुड कंडक्टर होते हैं, बट क्यों गुड कंडक्टर होते हैं? ड्यू टू formation of free ion, not free ion, due to formation of ion by dissolving in water. Okay. But in the solid state these are bad conductor in nature due to absence of free ions. This is about the ionic solid. Okay, 1 मिनट से कम है बेटा। अगला टॉपिक तो अब शुरू करने कोई मतलब नहीं है, 1 मिनट से कम है। और कुछ अगर कोई दिक्कत हो तो आप बात कर सकते हो। दूसरा एक और बात करना था, अगर बंद